जब मेरे धनी जैविक माता पिता को पता चला कि मैं उनका बिछड़ा हुआ बेटा हूं और मुझे घर ले जाने आए, तो मैंने बिना किसी झिझक के मना कर दिया, क्योंकि मैं एक सुपर कैशबैक खर्च प्रणाली से बंधा हुआ था। जब तक मैं पैसे खर्च करता हूं, मेरा धन तुरंत बढ़ जाता है। जहां तक युवा मास्टर जाकी सू परिवार के युवा मास्टर के रूप में पहचान का सवाल है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसलिए जब मेरी बहन सुशिन्यान मुझे स्वीकार करने आई, तो मैंने वो उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जिसकी उसे उम्मीद थी, बल्कि शांत रहा। मैंने उसे फोरेंसिक परीक्षण कक्ष के बाहर पितृत्व परीक्षण कराने की अनुमति दे दी। सू के पिता पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि हम दोनों बहुत मिलते जुलते थे। उद्धरण चिन्ह, नमस्ते, मैं सू गोंग हूं, आपका चाचा। बस ठीक है शब्द ने सुफू की आगे की बात को पूरी तरह से रोक दिया। उद्धरण चिन्ह, IADNA परीक्षण के लिए बालों के नमूने ले। मैं न तो खून निकलवाना चाहता हूं, न ही स्वैप फेंकना चाहता हूं, इसलिए मैंने अपने बाल निकलवाने का विकल्प चुना। सुफू ने ऐसा नहीं किया। मैंने जो भी चुना वो ठीक था। डॉक्टर बहुत कुशल थे। बालों का सैंपल लेने में ज्यादा समय नहीं लगा। सैंपल लेने के बाद ही उन्होंने बात की। सबसे जल्दी नतीजे आने में आधा घंटा लगता है। कृपया एक पल रुकिए। ठीक है, आपने मुझसे पितृत्व परीक्षण में सहयोग करने को कहा था और मैंने वो कर दिया है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब जा रहा हूँ। अभी मैं बस घर जाना चाहता हूँ, बिस्तर पर गिरकर गहरी नींद सोना चाहता हूँ। सुफू मेरी पीठ देखता रहा, कुछ कहना चाहता था, लेकिन सुशिन्यान ने उसे रोक दिया। पिताजी शांत हो जाइए, वो अभी भी हमसे दूर दूर रहता है। अभी के लिए उसे बचकाना समझिए। DNA के नतीजे आने तक इंतजार करते हैं। सुशिन्यान के अनुसार जब तक पितृत्व परीक्षण के नतीजे ये साबित नहीं कर देते कि मैं सू परिवार का खून का रिश्तेदार हूं, तब तक मैं जल्द ही जू परिवार में लौट आऊंगा। आखिर सू परिवार जो संसाधन दे सकता है वो मैं जीवन भर में कभी नहीं कमा सकता। अभी अपनी माँ और भाई को मत बताना, नतीजे आने के बाद बात करेंगे। उनकी पत्नी आमतौर पर चाबी को अपनी आंखों की तरह संजोकर रखती है। अगर उन्हें पता चला कि सुशांत वास्तव में उनका जैविक पुत्र नहीं है, तो कौन जाने उन्हें कितना बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि चाबी तो आखिरकार वही है जिसे उन्होंने 21 साल तक पाला है। उनके बीच एक गहरा रिश्ता है जिसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी पूरी उम्मीद है कि जब मैं सू परिवार में वापस आऊंगी तो दोनों भाई शांति से मिलजुल कर रहेंगे। सू के पिता को लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं वापस आना चाहती हूँ या सुशांत मेरे साथ रहना चाहता है। इस बीच मैं अस्पताल से निकलकर सीधे टैक्सी से अपने किराए के अपार्टमेंट में वापस चली गई। मैंने अपनी मकान मालकिन की दादी को फोन किया और उन्हें बताया कि मैं अगले महीने के बाद ये जगह किराए पर नहीं लूंगी। फिर मैं सीधे रसोई में खाना बनाने चली गई, क्योंकि मुझे अगले दिन काम पर जाना था। मैंने हाथ मुंह धोकर जल्दी सो गई। पूरी रात मुझे कोई सपना नहीं आया। सुबह 6 बजे सिस्टम के टास्क नोटिफिकेशन से मेरी नींद खुली, जिसमें लिखा था, होस्ट कृपया आज रात आधी रात से पहले 4 मिलियन मिशन रिवॉर्ड खर्च कर दें। मिशन अनलॉक करने और मिलने के बाद, घर पर नाश्ता करने के बाद, मैं दौड़ते हुए मेट्रो स्टेशन गया। भीड़ के साथ मेट्रो में घुस गया, अपनी दिशा देखी और सबके साथ ट्रेन में चढ़ गया। सुबह के व्यस्त समय में शाही राजधानी में मेट्रो में इतनी भीड़ होना आम बात थी। मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पैनकेक की तरह दबाया जा रहा हो। मेट्रो से उतरते ही आखिरकार मैंने चैन की सांस ली, थोड़ा आराम किया और अपनी कंपनी की इमारत की ओर चल पड़ा। लिफ्ट के लिए लाइन में लग गया। 20वीं मंजिल पर जाकर मैंने हाजिरी लगाई और नए कार्य दिवस की शुरुआत की। जैसे ही मैं अपनी डेस्क पर बैठा, जनरल मैनेजर विभाग के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए और जल्द ही मैं अपने कार्यालय में आ गया। मैं उलझन में दिख रहा था और बगल में बैठी ली यंग की ओर देखा। क्या हो रहा है? ली यंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि GM ने मुझे बुलाया था, इसलिए मुझे जाना ही था। मैं जनरल मैनेजर के कार्यालय के दरवाजे तक गया, खटखटाया और अंदर आने को कहा गया। अंदर जाते ही मैंने सुशिन्यान को कार्यालय के सोफे पर बैठे देखा। जनरल मैनेजर वहां नहीं थे, ये स्पष्ट था। सुशिन्यान मुझे बुलाने के लिए GM के नाम का इस्तेमाल कर रही थी। उसने सीधे मेरी तरफ एक फाइल फेंक दी। मैं समझ गया, उसके अंदर मेरे और सू के पिता के DNA पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट थी। मैंने मेज से लिफाफा उठाया, उसे खोला और तुरंत देखा। पिता पुत्र संबंध की संभावना 99.9% थी। तो मुझे मेरा जवाब मिल गया, लेकिन मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि मैं सू परिवार में वापस नहीं आना चाहता। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा वर्तमान जीवन काफी अच्छा है। तुम्हारा अचानक आना मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं अब वो बच्चा नहीं हूं जो माता पिता के प्यार के लिए तरसता था। मैं अब खुशी से और स्वतंत्र रूप से जी सकता हूं। सुशिन्यान अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। बेशक वो चाहती थी कि मैं सू परिवार में वापस आ जाऊं ताकि परिवार फिर से एकजुट हो जाए, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। मैं उन्हें स्वीकार भी नहीं करना चाहता था। तुम मेरे भाई हो, यह निर्विवाद है। हमारा
सुपरिवार का वंश बाहर नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप अभी तक अपनी नई पहचान के अभ्यस्त नहीं हुए हैं। एक हफ्ते बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपना रवैया बदल लेंगे और एक अच्छे लड़के की तरह मेरे साथ घर लौटेंगे। सुशिन्यान को मेरी कठिनाइयों पर दुख तो हुआ, लेकिन वो एसयू समूह की हवा भी है। उसे शीर्ष पर रहने की आदत है, इसलिए जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो पहली बार में उसे ये दिलचस्प लगा, दूसरी बार में वो चिढ़ गई। सुशिन्यान ने मुझे मना करने का मौका ही नहीं दिया, अपनी बात खत्म की और जीएम के कार्यालय से निकल गई। मैं भी जल्दी से कार्यालय से निकलकर अपनी सीट पर लौट आया। आखिरकार काम खत्म हो गया। मैंने कंपनी के बाहर लीन को अलविदा कहा और फिर सीधे सड़क के उस पार बचे इकलौते मॉल की ओर चल दिया। लेकिन मैं लग्जरी सामान वाले फ्लो पर नहीं गया, बल्कि खरीदारी से पहले 12वीं मंजिल पर स्थित फूड कोर्ट में गया। जाहिर है मुझे पहले अपने पेट को संतुष्ट करना था। जेब में पैसे थे, मैं पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से चल रहा था। आखिरकार मैंने एक बहुत ही आरामदायक सजावट वाला चीनी रेस्टोरेंट चुना। खाना आते ही पुरानी परंपरा का पालन किया गया। पहले सोशल मीडिया पर समय बिताया, कुछ तस्वीरें खींची, ये सुनिश्चित किया कि मेरे पास फोटो कोलाज के लिए पर्याप्त तस्वीरें हों। फिर आखिरकार अपना फोन नीचे रखा और खाना खाया। हॉट पॉट खाने के बाद मैं सीधे लग्जरी फ्लो पर चली गई। कल मैंने टिफनी के गहने और एक हमीज पुरुषों का बैग खरीदा था। आज मैंने तीसरे स्टोर से शुरुआत करने का फैसला किया। तीसरा स्टोर कार्डिया था। मैंने अपने सहकर्मियों से इस ब्रांड के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। कल पहले 3 स्टोरों में खरीदारी करने के बाद कार्डिया के सल स्टाफ ने अपने ग्रुप चैट में इसके बारे में सुन लिया था। उन्हें पहले तो इस बात का अफसोस हुआ कि वो शांत स्वभाव का अमीर आदमी लगभग दुकान में आ ही गया था, लेकिन सामने वाली घड़ी की दुकान ने उसे रोक लिया। किसने सोचा होगा कि वही ग्राहक आज फिर से आएगा, अभी भी शांत और रहस्यमय अंदाज में, बस 300 युआन कीमत का प्लेटिनम हमीज सिल्वर ब्रेसलेट पहने हुए। ऐसा लगता है कि कल 10 मिनट से भी कम समय में उसने लगभग 10 लाख की 2 घड़ियां खरीद ली। उद्धरण चिन्ह। नमस्ते महोदय, मैं कार्डिया की सेल्स एसोसिएट शाह गिनमा हूँ। हमारे स्टोर में आपका स्वागत है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। मैंने उसे कुछ भी पेश नहीं करने दिया, इसके बजाय मैंने खुद ही चारों ओर देखा। इस आदमी का हैंडबैग काफी अच्छा लग रहा है। व्यक्तिगत रूप से मुझे सरल और सुरुचिपूर्ण डिजाइन पसंद है। मुझे बड़े लोगों पसंद नहीं है। यह वाला वाकई अच्छा लग रहा है। जाओ चिंग अंदर ही अंदर थोड़ा निराश था। इस बैग की कीमत 10,000 युआन भी नहीं है, लेकिन कल की घटनाओं के बाद वह जानता है कि मैं अमीर हूं, इसलिए उसने बड़ी आसानी से शोकेस से बैग निकाला और मुझे उसे पहनने दिया। तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। ये छोटा बैग बढ़िया बछड़े की चमड़ी से बना है। चेन अलग की जा सकती है। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तुम पर बहुत जंच रहा है। मैं इसे ले लूंगी। साथ ही पुरुषों के बैग के अलावा मुझे यह अंगूठी भी दिला देना। मुझे एक और अंगूठी पसंद आई है, कलेक्शन से रोज गोल्ड डायमंड रिंग। कीमत 440,000 यान, साथ में 10,000 यान का बैग। कुल मिलाकर 45,000 येन। कीमत 440,000 यान। बैग को जोड़कर मैं चिन खुशी से झूम उठा। किसी अमीर व्यक्ति के बारे में फैली अफवाहें सच हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, खासकर एलवी बुटीक में। मैं एलवी के लेटेस्ट रेडी टू वेयर कलेक्शन को उतना पसंद नहीं करती, लेकिन स्टोर में रखे गोल्डन बॉक्सी बैग ने मेरा ध्यान खींच लिया। वो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि स्टोर में सिर्फ एक ही बैग बचा था और मैंने उसे खरीद लिया। लेकिन फिर भी मैं अपने खर्च करने की रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदने का फैसला किया। आखिर अगर आपके पास पैसा है तो आपको शान से जीना चाहिए। मैंने मॉल में पुरुषों के स्किन केयर प्रोडक्ट्स ढूंढना शुरू किया। मैंने कई प्रोडक्ट्स खरीदे, जाने माने बड़े ब्रांड्स, स्किन केयर सेट और कुछ फेस मास्क के डिब्बे। मैंने सोचा कि पहले इन्हें इस्तेमाल करके देख लूं, अगली बार मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रांड चुनना है। खरीदारी खत्म होते ही मेरा फोन बज उठा। मैंने देखा कि यह एक अनजान नंबर था। आजकल इतने सारे फोन स्कैम होते हैं, इसलिए मैंने तुरंत फोन उठा लिया। अनजान कॉल न उठाना ही बेहतर है। तभी सिस्टम ने मुझे बताया कि काम पूरा हो गया है। मिशन रिवॉर्ड 3 गुना कैशबैक 12 मिलियन और आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं। बचत कार्ड और डिंगशी बिल्डिंग का स्वामित्व। संबंधित दस्तावेज आपके सिस्टम इन्वेंटरी में डाल दिए गए हैं। कृपया समय पर अपनी इन्वेंटरी चेक करें। डिंगशी बिल्डिंग, क्या यही वो बिल्डिंग है जिसके बारे में मैं सोच रहा था? मैं दस्तावेज देखने के लिए बेताब था। मैंने जल्दी से एक टैक्सी बुलाई और ड्राइवर को शिंगू हवेली ले जाने के लिए कहा। जैसे ही मैं कार में बैठा, किसी ने मुझे फिर से कॉल किया। यह वही नंबर था जिस पर मैंने अभी कॉल किया था। फोन काट दिया गया। मैंने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी जवाब दिया। हेलो, हाय, मैं सुशिन्यान हूँ। जब मैंने सुना कि यह सुशिंडेन है तो मैंने स्वाभाविक रूप से भौहें सिकोड़ लीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कीन जाग गया है। किसी तरह उसे पता चला कि वो अपने परिवार का सदस्य नहीं है। यह मामला उनके मन में काफ़ी समय से चल रहा है। क्या आपके पास अभी समय है?
कैंडी अस्पताल आइए, मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मेरा पालन पोषण सू परिवार ने नहीं किया, इसलिए मेरे पास उतना खाली समय नहीं है। मुझे क्यों जिम्मेदार होना चाहिए? सुशिन्यान का मूड खराब था। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया और कैंडी अस्पताल में सुशिन्यान को अपनी ब्लॉक लिस्ट में जोड़ दिया। सुशिनन के अस्पताल के कमरे के ठीक बाहर सुशिन्यान ने धीमी पुरुष आवाज़ सुनी। मुझे फ़ोन आया और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। तो वो कब आ रहा है? मिस्टर सू भी अस्पताल के कमरे के बाहर खड़े होकर सुशिनन को फ़ोन करते हुए देख रहे थे। सुशिन्यान के होंठ हल्के से कांप उठे। अंत में उसने सच ही कहा। उसने कहा कि वो नहीं आएगा। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। इसे छुपाने का कोई तरीका नहीं है। सुशिन्यान को सच बता ही देना चाहिए। श्री सू चुप हो गए। उन्हें इस परिणाम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? बड़ी बहन होने के नाते तुमने खुद उसे फ़ोन किया है। उसे और क्या चाहिए? श्रीमती सू अपने जैविक पुत्र से पहले कभी नहीं मिली हैं और अपने बेटे के अस्वीकार किए जाने की खबर सुनकर उसके मन में उसके लिए बिल्कुल भी स्नेह नहीं रह गया है। मेरे बारे में उसकी राय और भी खराब हो गई। सुशिन्यान ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। खैर, अब हालात ऐसे ही हैं। आखिरकार वो मेरा अपहरण नहीं करने वाली है। दूसरी तरफ मैंने टैक्सी लेकर शिंगू मैंशन वापस आ गया। एलवी बुटीक के कर्मचारियों ने वही डिलीवर किया जो ज़रूरी था। मैंने आज शिंगू मैंशन के लिए दुकान से सामान खरीदा। जब वे सब चले गए, आखिरकार मुझे अपने सिस्टम इन्वेंटरी को खोलने का समय मिल गया और अंदर संपत्ति के स्वामित्व प्रमाण पत्र देखे। सर्टिफिकेट पढ़ने के बाद मैंने उन सभी को वापस सिस्टम इन्वेंटरी में रख दिया। फिर मैंने पिछले 2 दिनों में खरीदी गई सभी चीज़ों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। दिनों को श्रेणी के अनुसार क्रमबद्ध करना। जो चीज़ रसोई में रखने लायक है वह रसोई में ही जाए, जो चीज़ शयन कक्ष के लिए है वह शयन कक्ष में ही जाए, और जो भी सामान वॉकिंग क्लॉजेट में होना चाहिए वो सुबह 6 बजे वहीं रख दिया जाता है। सिस्टम के टास्क नोटिफिकेशन से अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी आंखें चौड़ी करके खोली और अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आज के उपभोग कार्य को देखते हुए घूरने लगा। मेरा चेहरा उतर गया। कार्य की आवश्यकताएं। कृपया आज रात आधी रात से पहले 6 मिलियन यान खर्च करें। आपको देजेन में किसी भी ऑटो मॉल में ये कार्य पूरा करना होगा। इस मिशन के लिए तीसरी पीढ़ी का इनाम अनलॉक हो जाएगा। देजेन ऑटो मॉल, क्या वो उपनगरों वाला नहीं है? अगर मैं आज के खर्च के मिशन को पूरा करना चाहता हूँ, मुझे 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन मैंने परसों भी 1 दिन की छुट्टी ली थी। अगर मैं दोबारा छुट्टी मांगूंगा तो शायद मेरा सुपरवाइजर उतना समझदार नहीं होगा। अभी के लिए इसे भूल जाए। मैं आज सुबह काम पर जाऊंगा और दोपहर में देखूंगा कि क्या होता है। मैं बिस्तर से उठा, दांत ब्रश किए, चेहरा धोया और जल्दी से बता दूं, मैं आज नए शिंगयू हवेली में रुक रहा हूं। इसलिए मैंने डिंगसी बिल्डिंग तक टैक्सी ली। जैसे ही मैं फ्रंट डेस्क के पास लॉबी में पहुंचा, मैंने किसी की उत्तेजित होकर चिल्लाने की आवाज़ सुनी और कदमों की आहट धीरे धीरे करीब आती सुनाई दी। युवा स्वामी सू, क्या यह वांगडा फू नहीं है? डिंगसी बिल्डिंग्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के महाप्रबंधक वांगडा फू, जिसका पेट लगभग 1 महीने का था। वो अजीब तरह से दौड़ रहा था, लेकिन तेजी से मेरी ओर आ रहा था। वो जल्दी से मेरी ओर आया। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और अचानक मुझे याद आया, लगता है अब मैं ही डिंगसी बिल्डिंग का एकमात्र मालिक हूँ। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वांगडा फू मेरे पास क्यों आ रहा है। सुप्रभात श्रीमान वांग, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? श्री वांग को संपत्ति प्रबंधक के पद तक पहुंचने के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ा। वो जल्दी ही इशारे समझ जाता है। उसने मेरी मंशा तुरंत समझ ली। मैं अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? वो अमीर लोगों के छोटे मोटे गुप्त खेलों को समझ लेता है। बात मेरी भतीजी के लिए ट्यूशन की है। पिछली बार जब मैंने तुमसे पूछा था तब भी यही सवाल था, नौजवान सू। अगर तुम्हारे सहपाठियों में से कोई ट्यूशन पढ़ाना चाहे तो अब ये कैसा चल रहा है? मैंने वॉन्ग दाफू को एक समझदारी भरी नज़र से देखा। जी हाँ श्रीमान वॉन्ग, मुझे डब्ल्यू चैट पर जोड़ लीजिए। मैं आपको कुछ जूनियर छात्रों की संपर्क जानकारी भेज दूंगा। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स खोले, फिर दोस्तों को जोड़ने के लिए अपना QR कोड खोला और उसे वांग दाफू को दे दिया। वांग दाफू ने गंभीरता से अपना फ़ोन निकाला और फिर वीचैट खोला। उसने अपने फ़ोन से कोड स्कैन किया और मुझे दोस्त के रूप में जोड़ लिया। श्री वॉन्ग, अगर कोई बात हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बेशक वांग दाफू को पता था कि क्या करना है। ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो मैं अब काम पर चलता हूँ। हमने थोड़ी देर बात की और 10 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। अगर मैं अभी नहीं निकला तो मुझे देर हो जाएगी। मुझे अभी भी हाजिरी लगानी है। आप आगे बढ़िए, आप व्यस्त हैं, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं कर्मचारियों के लिए बने लिफ्ट में चढ़ा और जल्दी ही 20वीं मंजिल पर पहुंच गया। कंपनी के कार्यालय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए मैंने रास्ते में मिले हर व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक नमस्कार किया और जल्दी ही पहुंच गया। सुप्रभात बहन यंग। जैसे ही मैं बैठी, मुझे अचानक वांग दाफू से एक संदेश मिला। इसमें डिंगसी के त्रैमासिक वित्तीय विवरण शामिल हैं, टावर के साथ साथ इमारत में किराए पर मौजूद कंपनियों की सूची भी।
इसमें कुछ ऐसे किराएदारों का भी उल्लेख किया गया था जिनके पास विशेष अधिकार थे, किराए में छूट या भुगतान की तारीखों में देरी जैसी व्यवस्थाएं। हालांकि ये सब उनके और पिछले मालिक के बीच हुए लेन देन थे। ये बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैंने इस मुद्दे के बारे में वांग डाफू को तुरंत संदेश भेजा। इस महीने तीसरी तिमाही का किराया वसूलते समय अनुबंध के अनुसार समय पर किराया वसूल करना सुनिश्चित करें। जिन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया, मुझे उनका पट्टा समझौता एक तरफा समाप्त करने और नए किराएदारों की तलाश करने का अधिकार है। वांग डाफू को अपने संपर्कों से जुड़े किराएदारों से किराया वसूलते समय गिड़गिड़ाना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति अलग है। पूरा डिंगसी टावर पूरी तरह से मेरे नाम पर है और संपत्ति प्रबंधक होने के नाते वो मूल रूप से डिंगसी टावर के लिए मेरे प्रतिनिधि हैं। किराएदारों द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे को मुझ तक पहुंचने के लिए उनके माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ अंतर महत्वपूर्ण है। पहले वह एक आज्ञाकारी पोते की तरह था, अब आखिरकार उसे चमकने का मौका मिल गया है। वांग डाफू ने तुरंत इस संबंध में एक संदेश का मसौदा तैयार किया और फिर उसने उस गंदे टावर के सभी किराएदारों को एक सामूहिक संदेश के रूप में भेज दिया। इसी बीच मैं पहले ही काम के मूड में आ चुका था। सुबह छुट्टी होने के लगभग समय तक मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने अपना लिखित अवकाश आवेदन जमा किया और अपने सुपरवाइजर के कार्यालय में चला गया। शेल्बी, तुम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बार छुट्टी ले रहे हो। यदि आप लगातार छुट्टी लेते रहते हैं और उच्च अधिकारी इसके बारे में पूछते हैं, मेरे लिए इसे समझाना मुश्किल होगा। मेरे सुपरवाइजर ने मेरी छुट्टी की अर्जी देखी और वे थोड़े परेशान दिखे। उन्होंने परसों मेरे लिए 1 दिन की मंजूरी दी थी और ठीक 1 दिन बाद ही मैं फिर से आधे दिन की छुट्टी मांग रहा हूँ। ऐसा क्या चल रहा है जिसके लिए इतनी बार छुट्टी लेनी पड़ रही है? सुपरवाइजर, मुझे वाकई में कुछ बहुत ज़रूरी काम है। यदि आप इसे मंजूरी नहीं देते हैं तो मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैंने एकदम गंभीर चेहरे से कहा, क्या तुम सच में गंभीर हो? मेरे सुपरवाइजर को एहसास हुआ कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं सचमुच तैयार था। मैं सच में इस्तीफा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार मैं इसे आपके लिए मंजूर कर देता हूँ। आपको अपने इस्तीफे के फैसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उद्योग जगत की अन्य कंपनियों की तुलना में हमारी कंपनी का वेतन और लाभ काफ़ी अच्छे हैं। यदि आप भविष्य में इस्तीफा देने का विकल्प चुनते हैं, इससे बेहतर नौकरी मिलना शायद मुश्किल हो। मेरे सुपरवाइजर ने मेरी छुट्टी के आवेदन पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन हस्ताक्षर करते समय वे मुझे मनाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार मुझ जैसे प्रतिभाशाली प्रशिक्षु को ही तो उत्पादन करने का मौका मिलता है। उच्च गुणवत्ता वाला काम निश्चित रूप से दुर्लभ और कठिन होता है। किसी अनपेक्षित परिस्थिति में बोरिंग तरीके से प्राप्त करना। मैं निश्चित रूप से अपने प्रशिक्षु समूह में पूर्णकालिक कर्मचारी के पद पर पदोन्नत होने वाला पहला व्यक्ति था। धन्यवाद सुपरवाइजर, मैं इस पर ध्यानपूर्वक विचार करूंगा। मैंने छुट्टी का अनुरोध स्वीकार किया और कुछ नहीं कहा और पर्यवेक्षक के कार्यालय से चला गया। तो क्या इसे मंजूरी मिल गई? लीन ये सुनकर हैरान रह गई कि मैं फिर से छुट्टी ले रही हूँ। ये लोग तो वाकई बहुत साहसी हैं, है ना? मैंने अपने हाथ में मौजूद अनुरोध को ली की ओर लहराया। बिल्कुल, ऐसी कोई छुट्टी नहीं है जिसे मैं मंजूर न करवा सकूं। लीन ने मुझे थम्स अप दिया। वो मेरी कर्ज से छुट्टी लेने की क्षमता की प्रशंसा करती थी। काम से निकलने का समय लगभग हो चुका था। मैंने प्रशासनिक विभाग को अपनी छुट्टी का आवेदन सौंप दिया और वहां से चला गया। कल मिलते हैं बहन। डिंसी टावर छोड़ने के बाद मैंने टैक्सी लेकर इंपीरियल कैपिटल के दक्षिणी उपनगर ऑटो एक्सपो सिटी तक का सफर तय किया। ऑटो एक्सपो सिटी में बिक्री कर्मचारी लग्जरी ब्रांड की बिक्री की तरह ही काम करते हैं। लोग ग्राहकों को उनकी दिखावट के आधार पर आंकने की प्रवृत्ति रखते हैं। मैं अकेला आया था, इसलिए उन्होंने शुरू में अनुमान लगाया कि मैं शायद अपने लिए कार खरीद रहा हूँ। मेरी कलाई पर बंधी घड़ी के अलावा मैंने किसी अन्य बड़े ब्रांड का सामान नहीं पहना था। इसकी प्रामाणिकता अभी तय नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं शांत और संयमित दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं तैयार हूँ। संक्षेप में, वो एक संभावित ग्राहक था, लेकिन नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर छोटी कोशिश मददगार साबित होती है। कुछ देर बाद एक सेल्स पर्सन पास आया। हेलो, मैं लेकी हूँ, फॉक्सवैगन 4S डीलरशिप के सेल्स पर्सन। आप किस तरह की कार ढूंढ रहे हैं? ऐसा लगता है कि फॉक्सवैगन के पास कोई खास महंगी कारें नहीं हैं। ठीक है, क्या आप मुझे अपना बजट बता सकती हैं? मैं आपको एक ब्रांड सुझा सकती हूँ। ली को शुरुआत से पहले ही असफल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपना रवैया बदल लिया। वो इस सौदे को पूरा नहीं कर सका, लेकिन वह ग्राहक को अपने एक मित्र के ब्रांड के बारे में बता सकता था। उनके ऑटो एक्सपो शहर में अलिखित नियम ये था कि यदि